Hi everyone, good afternoon. I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist at Milan, New Delhi. आज हम बात करेंगे IUI। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे लास्ट फेसबुक लाइव के बाद में। आज हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे और समझेंगे IUI क्या है, क्या प्रोसीजर है, हम कब IUI कर सकते हैं, कब हमें डायरेक्टली IVF के लिए एडवाइस करना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं IUI प्रोसीजर के बाद में। सबसे पहले IUI क्या है? IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI एक प्रोसीजर है जिसमें स्पर्म्स को वॉश किया जाता है और यूट्रस के अंदर डायरेक्टली प्लेस कर दिया जाता है। इस कंडीशन में स्पर्म्स हम जब यूट्रस के अंदर डायरेक्टली प्लेस करते हैं तो एक तो जो सर्विस के थ्रू उन्हें पास करने में कई बार जो डैमेज पहुंचता है वो अवॉइड हो जाता है। कुछ लेडीज में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब सीमेन या फिर स्पर्म्स सर्विक्स के थ्रू पास होते हैं, सर्विक्स जो कि यूट्रस का माउथ है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग जब IUI करते हैं और स्पर्म्स को वॉश करके डायरेक्ट यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं, इस कंडीशन में IUI का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है और यूट्रस से ट्यूब तक की दूरी बहुत कम रह जाती है, इसलिए IUI का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। और क्या क्या कंडीशन है जिसमें हम IUI कर सकते हैं? सबसे मेजर रोल जो IUI का है वो होता है जब सीमेन में माइल्ड या मॉडरेट कोई परेशानी हो, जैसे कि स्पर्म्स का नंबर कम हो या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो या मॉर्फोलॉजी कम हो। ऐसी कंडीशन में जब सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है, हमें देखना होता है कि जो परेशानी है वो किस सिवियरिटी की है। अगर माइल्ड सिवियरिटी है कि स्पर्म्स का काउंट थोड़ा कम है बट 10 मिलियन पर ml से ज़्यादा है, हम IUI कर सकते हैं। लेकिन उन केसेस में जिनमें स्पर्म काउंट 10 मिलियन पर ml से कम है, IUI उतना सक्सेसफुल नहीं है और एडवाइस किया जाता है कि उन पेशेंट्स को हम डायरेक्ट IVF के लिए ही एडवाइस करें। इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं कि काउंट कैसा है और मोटिलिटी कैसी है। अगर मोटिलिटी थोड़ी बहुत ही डिरेंज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम IUI कर सकते हैं क्योंकि स्पर्म वॉश के बाद में IUI का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्पर्म्स की मोटिलिटी बेटर हो जाती है क्योंकि हम उनमें से बेटर स्पर्म्स को कंसंट्रेट बनाकर चूज करते हैं और उन्हें डायरेक्टली यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। तीसरी चीज होती है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्पर्म्स देखने में कैसे हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मली मॉर्फोलॉजी 4% से अगर ज्यादा है तो इट इज गुड। दैट मीन्स अगर 4% स्पर्म्स भी नॉर्मल हैं देन इट इज गुड। 100 में से 4 स्पर्म्स नॉर्मल दिखते हैं अगर माइक्रोस्कोप में, ये हमारे लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी 4% से कम है, इसका मतलब होता है कि स्पर्म्स जो नॉर्मल दिखने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ही कम हो गई है। हर 100 में से 3 या 2 या 1 ही स्पर्म है जो कि नॉर्मल है। या बाकियों में क्या परेशानी दिख सकती है, या तो उनकी शेप ठीक नहीं है, उनके हेड की शेप ठीक नहीं, या टेल की शेप में प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में इसको टेराटोजूसपर्मिया कहते हैं और इस कंडीशन में IUI का सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी अच्छी है, 4% से ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली IUI के लिए जा सकते हैं, आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से बहुत और भी इंडिकेशंस हैं जिसमें हम IUI कर सकते हैं। तो कंडीशंस इन विच हम IUI एडवाइस करते हैं, वन इज जिसमें कि माइल्ड या मॉडरेट डिरेंजमेंट है सीमेन पैरामीटर में। सेकेंड, एंडोमेट्रियोसिस, माइल्ड ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियोसिस मॉडरेट या सिवियर है तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तीसरी चीज, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी का कोई भी रीजन हमें नहीं मिला है। ऐसा यूजुअली ऐसा तब होता है जब हमने स्पर्म टेस्ट किया, सब कुछ नॉर्मल है, हमने लेडी का एग टेस्ट किया, ओवरीज देखी, अल्ट्रासाउंड किया, एग्स बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं टाइम पे, उसके बाद ट्यूब्स भी टेस्ट कर चुके हैं, ट्यूब्स भी ओपन है। तो ये 3 मेजर चीजें जो हमने चेक करी हैं, सब कुछ ठीक आता है, हॉर्मोन्स भी ठीक है, हमें कोई वजह नहीं मिलती इनफर्टिलिटी की।
ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। और इन केसेस में भी आईयूआई को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि जब हम आईयूआई करते हैं कई बार बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं जो आईयूआई से ओवरकम हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो आप डेफिनेटली 2 या 3 साइकिल आईयूआई की आराम से करवा सकते हैं। और अगर हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट निकालते हैं आईयूआई साइकिल्स का, तो cumulative success rate after 3 to 4 cycles of IUI is approximately 80 to 90%। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, हाँ एक साइकिल का डेफिनेटली कम है, बट आईयूआई को अगर हम आईवीएफ से कंपेयर करते हैं, आईयूआई इज 1/10 द कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। जितना खर्चा आईवीएफ की एक साइकिल में होता है उसी खर्चे में आईयूआई की कम से कम 3 से 4 साइकिल उसके आधे खर्चे में हो सकती है। तो हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि अगर ट्यूब्स ओपन है, एग बन रहा है, रिलीज हो रहा है और सीमेन पैरामीटर्स में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप आईयूआई के लिए जाएं। कम से कम 3-4 साइकिल्स आप आईयूआई की डेफिनेटली करें। लेकिन अगर 4 साइकिल्स तक आप कर चुके हैं और फिर भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, देन डायरेक्टली गो फॉर आईवीएफ। उसके बाद अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप अब सोचेंगे कि हम कुछ दिन नेचुरल ट्राई कर लें या फिर से और आईयूआई साइकिल कर लें, दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम और अब आप दिस विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, इसको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आईयूआई की 3 से 4 साइकिल्स फेल हो चुकी हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लान एन साइकिल फॉर आईवीएफ। और अगर हम प्रोसीजर की बात देखें, आईयूआई बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके लिए आपको सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर मेजर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्लिनिक की सेटिंग में भी हो सकता है। जब भी एग की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम करते हैं और हमें मिलता है कि एग अब रेडी है एंड रिलीज का हम टाइम थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिगर शॉट। हम एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि एग का रिलीज का टाइम थोड़ा सा डिसाइड हो जाता है। उसी टाइम पर हम आईयूआई प्लान करते हैं। आपको क्लिनिक बुलाया जाता है, उसी टाइम पे आपके हस्बैंड को सैंपल देने के लिए कहा जाता है। वो सैंपल को प्रिपेयर करने में लगभग आधे से पौन घंटा लगता है। और जब वो सैंपल प्रिपेयर हो जाता है, इसका मतलब है कि स्पर्म्स को वॉश कर लिया गया है, इसको कंसंट्रेट फॉर्म में बना दिया गया है। उसी फॉर्म उसको बनने के तुरंत बाद ही महिला के यूट्रस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई सुई लगाई जाती है, इसमें बहुत ही पतली सी ट्यूबिंग होती है जिसे यूट्रस के अंदर डायरेक्टली हम स्पर्म को प्लेस कर देते हैं। इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। बिल्कुल ही कहेंगे कि नॉन इन्वेजिव जैसा प्रोसीजर है। अगर आप आईवीएफ से कंपेयर करते हो तो बिल्कुल भी इन्वेजिव नहीं है, क्लोजर टू नेचुरल प्रेगनेंसी है। और कॉस्ट वाइज भी हमने बात करी अभी कि इट इज़ 1/10 द कॉस्ट ऑफ आईवीएफ साइकिल। और इवन आईयूआई कराने के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन गो फॉर योर डेली रूटीन, वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग, आप अपना डेली रूटीन नॉर्मली फॉलो कर सकते हो। आप अपने काम पे जा सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। जस्ट आपको अवॉइड करना होता है कोई भारी सामान नहीं उठाना, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में हम यूजुअली एडवाइस करते हैं। बिकॉज इन केस अगर प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में है, so definitely you have to be a bit more careful since you have undergone a procedure for this thing। तो this is the only thing जिसमें कि हमें थोड़ा सा बस cautious रहना है। और इसके लिए अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आईयूआई हुआ है तो हम ये नहीं कर सकते। खाने पीने का ध्यान दीजिए, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इवन यू कैन हैव अ नॉर्मल रिलेशनशिप 1-2 दिन के अंतराल पे। जब भी आईयूआई हुआ है उससे अगले दिन या उसके 1-2 दिन के अंदर अगर आप नॉर्मल रिलेशन बनाते हैं, ये इनफैक्ट हेल्प करता है स्पर्म्स को एक की तरफ पुश करने में। आफ्टर दैट इट इज एडवाइजेबल दैट यू अवॉइड इंटरकोर्स, बिकॉज अगर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा है उस कंडीशन में इट विल हैम्पर दैट प्रोसेस। यू कैन हैव स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। तो आईयूआई को जब भी हम आईवीएफ से कंपेयर करते हैं, मेजर डिफरेंसेस आर IUI is 1/10 the cost of IVF. It is less invasive,
कम पेनफुल है, नेचुरल प्रेगनेंसी के ज़्यादा क्लोज है, और जितनी भी माइल्ड रीजंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं, जैसे माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, या माइल्ड डिरेंजमेंट इन सीमेन पैरामीटर्स, स्पर्म काउंट थोड़े से कम है, मोटिलिटी थोड़ी सी कम है, या मॉर्फोलॉजी बॉर्डर लाइन है, ऐसी कंडीशन में आईयूआई बहुत ही सक्सेसफुल है। आप इसकी 2 से 3 से 4 साइकिल्स आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेजर कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको कितनी बार क्लिनिक आना पड़ता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत कई बार पड़ती है, क्योंकि हम एग का ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, जिसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। उसमें हम आपको आपकी साइकिल के 9th डे या 11th डे पे 1-2 बार बुलाते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि एग अभी रेडी हो गया है, तो हम आपको एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि उसके अप्रॉक्सीमेटली 36 आवर्स बाद वो एग रिलीज हो जाता है। तभी हम आपको अपने क्लिनिक बुलाते हैं, वहाँ पे सीमेन लेते हैं, उसको वॉश करते हैं और यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही कम इन्वेसिव, कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम चाहिए होता है आपको इसके लिए क्लिनिक में विजिट करने के लिए। और इसके बाद मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी हम कई बार देते हैं, इम्प्लांटेशन को हेल्प करने के लिए, प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि आईवीएफ में हमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगाने होते हैं, क्योंकि जब हम एग रिट्रीवल करते हैं वो इंजेक्शंस कम से कम 10 दिन चलते हैं, या जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उन एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए हमें आपको बहुत सारे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बट आईयूआई में यूजुअली इतने सारा इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 और कंडीशंस की जिसमें आईयूआई बहुत ही सक्सेसफुल है। वन इज वेजिनिस्मस एंड अनदर वन इज एज़ोस्पर्मिया। ये 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल में प्रॉब्लम होती है कि वो एक नॉर्मल इंटरकोर्स रिलेशन नहीं बना पाते हैं, और दूसरी कंडीशन है एज़ोस्पर्मिया, जिसमें कि मेल्स में स्पर्म काउंट 0 होता है। इन दोनों ही कंडीशन में आईयूआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वेजिनिस्मस बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी नहीं है, बट फिर भी 2 से 3% लोगों में ऐसी परेशानी मिलती है, जिनमें की कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज दैट दे आर नॉट एबल टू हैव अ नॉर्मल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ वेजिनिस्मस। इसमें वेजाइना के आसपास की मसल्स इतनी ज़्यादा स्पार्क में चली जाती हैं कि एक नॉर्मल रिलेशन बनाना डिफिकल्ट होता है, और ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इन इसके लिए आईयूआई इज द बेस्ट सूटेड थिंग, बिकॉज हम वही चीज इसको बाईपास कर दे रहे हैं। जैसे ही एग रेडी हो रहा है, हम स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में रख देते हैं। प्रेगनेंसी के चांसेस ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा इंडिकेशन जो बहुत जिसमें आईयूआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, दैट इज एज़ोस्पर्मिया। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि 0 स्पर्म काउंट का की वजह क्या है। अगर वो स्पर्म काउंट 0 इस वजह से है कि अंदर टेस्टिस में बन ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जिसे बोलते हैं डोनर स्पर्म आईयूआई। ये इजीली अवेलेबल है, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स में अवेलेबल है। इसके लिए जो स्पर्म डोनेशन की एजेंसीज होती हैं वो हमें सैंपल प्रोवाइड करती हैं, और वो सैंपल्स बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी के बाद सप्लाई किए जाते हैं। उनमें सब कुछ चेक किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। जेनेटिकली वो उनको मैच किया जाता है कि उनकी हाइट, उनका कॉम्प्लेक्शन, एज, एवरीथिंग इज सीन, उनको कोई एडिक्शन तो नहीं है। ऐसी सब चीज़ों को देखने के बाद में ही कोई सैंपल फाइनलाइज होकर के लैब तक आता है फॉर अ डोनर सीमन आईयूआई। It is very beneficial and it is really very inexpensive अगर हम उसे आईवीएफ से कंपेयर करते हैं तो। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर एज़ोस्पर्मिया है और हमें पता चला है, हमने एफएनएसी करी कि अंदर स्पर्म बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आईयूआई की सलाह हम नहीं देते। इसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं आईवीएफ के साथ में टीसा। दैट इन दैट प्रोसीजर हम अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं और बाई चांस वो बाहर नहीं आ रहे हैं किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से,
उन्हें हम डायरेक्टली बाहर निकालते हैं विद अ निडल। ये एनेस्थीसिया में किया जाता है और उन स्पर्म्स को यूज किया जाता है आईवीएफ में। ऐसी कंडीशन में आईयूआई नहीं हो सकता है। तो अगर आज हमने बात करी आईयूआई और आईवीएफ के बारे में, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम आईयूआई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमने आईवीएफ डायरेक्ट करना पड़ता है। अगर हम उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करें, कंडीशंस जिसमें हम आईयूआई कर सकते हैं और हमें अच्छी सक्सेस मिलती है, वन इज माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है एंडोमेट्रियोसिस। सेकेंड इज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें कोई वजह नहीं मिली है कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए। थर्ड इज माइल्ड अरेंजमेंट इन सीमेन पैरामीटर्स, जिसमें कि या तो काउंट या मोटिलिटी थोड़ी सी कम है। फोर्थ इज वेजिनेसमस। Fifth is azoospermia for donor IUI, and again we can do it in PCOD patients also. And similarly, there are many other indications in which IUI is beneficial. अगर हम बात करें क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, कब हम IUI कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्यूब्स शुड बी ओपन। अगर ट्यूब्स ओपन है, ब्लॉक नहीं है, तो हमें डेफिनेटली आईयूआई कर सकते हैं। और ओवरीज में एग बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, सीमेन में स्पर्म्स हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ काउंट भी है, मोटिलिटी भी है, ऐसी कंडीशन में हम आईयूआई डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेस रेट ऑफ आईयूआई। अगर हम 3 से 4 आईयूआई की साइकिल करते हैं तो सक्सेस रेट, क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट जिसे हम बोलते हैं, इट इज अप टू 80 to 90%। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके पास वो सब रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं जो भी हमने डिस्कस करे आईयूआई के, देन यू शुड डायरेक्टली गो फॉर आईयूआई फर्स्ट 3 to 4 साइकिल्स। और फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, देन डोंट वेस्ट टाइम एंड डायरेक्टली प्लान अ साइकिल फॉर आईवीएफ। थर्ड हम बात करते हैं आईयूआई कराने के बाद हम क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपनी हॉबी जो भी आपको अच्छी लगती है उसके लिए कोई टाइम निकालें, रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग। इवन आप साइकिलिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्विमिंग भी कर सकते हो, और लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, वॉट एवर यू लाइक, आप अपनी हॉबी के लिए ज़रूर डेली टाइम निकालें। सेकेंड, बेड रेस्ट नहीं चाहिए होता आईयूआई के बाद में, नो नीड टू गो फॉर एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, आप अपना डेली रूटीन नॉर्मली फॉलो कर सकते हो। थर्ड इज have good amount of fruits, dry fruits, and vegetables in your diet. Avoid junk food, avoid alcohol, avoid smoking, and also there are many multivitamin जो हम लोग एडवाइस करते हैं जो हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन में, वो मेडिसिन ज़रूर लें, जिससे कि आईयूआई के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट भी हो। देन नेक्स्ट इज आपको नॉर्मल अपना वर्क रूटीन फॉलो कर सकते हैं, यू कैन गो टू योर वर्क ऑल्सो, जस्ट नीड टू अवॉइड टू मच ऑफ ट्रैवलिंग, टू मच ऑफ जर्की मूवमेंट्स, टू मच ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, हैवी लिफ्टिंग। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है आईवीआई के साइकिल के बाद में। अगर हम कंपेयर करें आईयूआई और आईवीएफ को, आईयूआई की कॉस्ट आईवीएफ के कंपैरिजन में 1/10 है। इसका प्रोसीजर आईवीएफ के कंपैरिजन में हाईली नॉन इन्वेजिव है, जिसे हम कहेंगे हार्डली नॉन कोई इन्वेजिव है। थर्ड, इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसीजर, इसके लिए आपको सिर्फ क्लिनिक आना होता है, 1 घंटे का प्रोसीजर है। And next you can follow your daily routine after IUI cycle. और अगर natural pregnancy से compare करें तो IUI is more closer to natural pregnancy as compared to IVF. So if you have any other queries, you can definitely leave it in the comment section, or you can connect to us on our website. You can have an online consultation also with us anytime. You can search on themillion.com, or you can search on drvaishalisharma.com. We are always available to help you and sort out your queries. Thank you.